हेलो दोस्तों, द टीचिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे कि एनसीईआरटी में अध्यापक के लिए जो कर्तव्य दिए गए हैं तो वो आपको कैसे पता चलेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमने जो है डाउनलोड की है एनसीईआरटी गणित की क्लास 1 की बुक गणित का जादू। और चलिए हम पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि टीचर के लिए क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं। उससे पहले हम एनसीएफ के बारे में जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू देने से पहले हमको एक तो हमें एनसीएफ 2005 के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, है ना। और किसके बारे में पता होना चाहिए? एनईपी 2020 के बारे में ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? एनईपी 1986 भी पूछ सकता है वो, है ना, ये पूछ सकता है। और एक जो है ये इसमें एफएलएन पूछ सकता है ना। और इसमें क्या है? एफएलएन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? ये दीक्षा वगैरह जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं इनके बारे में पूरी नॉलेज लेकर ही हम इंटरव्यू में एंट्री करेंगे। चलिए हम दोस्त शुरू करते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे थे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये हमें सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन के बाहर के जीवन से बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है कि यह सिद्धांत जो हमें बताता है, ये वाली बात हमने बोल ली है। अब यह सिद्धांत किताबी ज्ञान को के विपरीत के है कि जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाई हुई है। ये उस सिद्धांत के विपरीत है कि हमें जो आजकल हमें बताया गया है, पहले हमें बताया जाता था, हम पढ़ते हुए कि जो एजुकेशन है वो केवल किताबों तक ही सीमित होनी चाहिए। लेकिन अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि हमें स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है उसको एजुकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। नई पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मतलब कि रटने की प्रवृत्ति का, अब ये देखिए, रटने की प्रवृत्ति का जो है ये विरोध शामिल किया है इन्होंने, है ना। रटन विद्या पर इन्होंने का विरोध किया है, रटना बना है बिल्कुल। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा था? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा से काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। मतलब कि यहाँ से हमने शुरू किया है, ये नहीं कि हम इससे विपरीत जा रहे, नहीं। एनसीएफ 19 एनईपी 90 वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, उससे हमें बहुत दूर तक, वहाँ से शुरू करके हमें बहुत दूर तक हमें ये ले जाना है। जैसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आ गई, फिर बिना बोध की शिक्षा 92 प्रोफेसर यशपाल जी द्वारा दी गई थी, वो आ गई। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 आ गई, है ना। अब तो एनसीएफ 2020-22 भी आ गया है, तो हम वो देखेंगे। पहले वो तो इंटरव्यू में शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एनसीएफ 2005 तो जरूरी आएगा, और एनईपी 2020, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। कि मतलब हम बच्चों को कितना अवसर दे रहे हैं। हम सिखाएंगे और सिखाएंगे बच्चों को, हम थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे, और बच्चों को सीखने का अवसर खुद ही उनको सीखने का अवसर देंगे, ताकि बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर सके अपने नॉलेज को, ताकि उनके ज्ञान का सृजन हो सके, ठीक है। उसके बाद है हमें यह मानना होगा कि यदि जगह समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। शिक्षा के विभिन्न साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है, ठीक है। हो गया सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने या बनाएं, और उन्हें ज्ञान की निर्धारक खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। कि हम उन्हें निर्धारित खुराक का मतलब कि जब पाठ्यपुस्तक में इतना दे रखा तो बस इतना ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं मानना। हमें मानना है कि बच्चा जो है बहुत कुछ सीख सकता है। जो उन्होंने तो पहले कहा था कि तिन्होंने कहा था, सर जीन पियाजे ने तो कहा था कि चाइल्ड्स आर द लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने तो कहा था, सर जीन पियाजे ने, हाँ, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है छोटे वैज्ञानिक होते हैं। और जेबी वाटसन ने क्या कहा था कि आप मुझे कुछ नवजात बच्चे दे दो तो मैं उन्हें
डॉक्टर, इंजीनियर, चोट वगैरह जो कुछ भी आप चाहो वो बना दूंगा इन्वायरमेंट के। उन्होंने इन्वायरमेंट पर ज़्यादा जोर दिया था, तो लेकिन वो सब अवधारणा इस समय थोड़ी कम असरदार हो गई, क्योंकि अब जो है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है ना, तो इस समय जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पर ज़्यादा जोर दिया गया है, संरचना वो रचनावाद पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है, ये लचीलापन समय सारणी उतना है जितना कि वार्षिक कैलेंडर में सख्ती जरूरी है। मतलब कि जैसे कि हम वार्षिक कैलेंडर जो है हमें चुस्ती, अमल में चुस्ती दिखानी चाहिए, कि फुर्ती दिखानी चाहिए, ताकि हमारा जो सत्र है लेट ना हो जाए। समय सारणी लचीली और वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, उसके मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वार्षिक कैलेंडर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। क्योंकि समय तो फिक्स है, तो हमें अपने काम फुर्ती से करना पड़ेगा, है ना, फुर्ती से काम करना पड़ेगा, और समय सारणी को लचीलापन, डेली जो समय सारणी है उसको लचीला बनाना पड़ेगा। ये यहाँ तक आ गया। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल के बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। तो ये था, मेन चीज़ ये है। और बिना बोझ से निपटने के लिए उन्होंने ये कहा है कि बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान और अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय को छोटे समूह में बातचीत और बहस और हाथों से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। तो ये देखिए यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं अपने हाथ से करके, बच्चे थोड़े से छोटे समूह बनाए बच्चों के, लिटिल ग्रुप्स है ना, जैसे कि 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए, और उन्हें जो है आपस में कोई टॉपिक दे दिया, उस पर वो अपना डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन जो है ये बहस जो लिखा डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर वो अपने हाथों से एक्टिविटी करके सीखते हैं। ठीक है भैया, चलिए ये तो हो गया एनसीएफ में क्या दे रखा है। अब हम आपको दिखाते हैं जो मेन चीज़ मैं दिखाने के लिए मैंने आपको ये ओपन किया था, दिखा रहा हूँ, वो ये है ना। तो यहाँ पर है ये वाला पोर्शन जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये शिक्षकों के लिए जो टिप्पणी की गई है, ये है, ये शिक्षकों के लिए टिप्पणी जो की गई है, तो ये है मेन चीज़, है ना। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो ये सब पूरा पढ़ने की बजाय मैं आपको सीधा वही बता दूँ, शिक्षक के कर्तव्य जो दिए गए हैं। उससे पहले ये एक सेंटेंस है ना, ये वाला वो पढ़ लो आप, ये वाला कोट आपको पता ही होना चाहिए। ये कौन सा है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए बस। ये वाला, ओहो, ये कोड जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये वाला, इतना ये आपको बताना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से ये पंक्तियाँ ली गई। किसी भी लोकतंत्र के नागरिक होने में बहुत सी बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विशेषताएं शामिल हैं। लोकतांत्रिक समाज के किसी भी नागरिक के पास सच को झूठ से अलग करने, जो कोई भी बच्चा है या नागरिक है, हम इस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे कि हर किसी भी नागरिक के पास सच को झूठ से अलग करने, तथ्यों और कुप्रचार में फर्क करने और मतान्धता व पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव को अस्वीकार करने की समझ और बौद्धिक संपूर्णता होनी चाहिए। मतलब कि अपने डिसीजन सही और गलत को वो ले सकें, क्या सही है क्या गलत है, क्या तथ्य पर आधारित है क्या कुप्रचार है, कि आपको कहीं भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है ना, कि आप किसी पूर्वाग्रह से तो नहीं प्रताड़ित। जैसे कि कोई बायसनेस की बात चल रही है यहाँ पे, कि जैसे कोई टीचर है तो कोई टीचर जो है वो लड़कों उससे ज़्यादा नाराज़ रहता है, कोई मैडम है वो लड़कियों से ज़्यादा नाराज़ रहती है। तो इस तरह से हमें कुछ नहीं देखना। न तो वह पुराने को पुराना होने की वजह से अस्वीकार करता है कि पुराना है तो बेकार ही होगा, ऐसा नहीं करना, और नए को नए होने की वजह से स्वीकार करे भैया नया है तो बढ़िया हो गई, ऐसा भी नहीं है। बल्कि निष्पक्ष होकर दोनों की जाँच करे और साहसपूर्वक न्याय और प्रगति जैसी ताकतों के रास्ते में आने वाली अड़चनों को नकार सके। ठीक है, ये बात होगी। अब देखो ये है कंक्लूजन, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, ये है कंक्लूजन, ये है। तो ऊपर जो हमने सारी बातें ऊपर लिखी हुई हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें, तो उन सबका सार यह है कि ऊपर लिखी ही बातों का सार इस प्रकार है। बहुत सी अन्य क्षमताओं के साथ साथ गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक
विचारक बनने में सहायता करना, बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक, ये देखिए, बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक विचारक बनने में सहायता करना। ठीक है, दूसरा कह रहा है गणित सिर्फ आकृतियों या संख्याओं तक सीमित नहीं है। देखिए गणित सिर्फ आकृतियों या संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने और समझने का एक तरीका है। तो पहली बात है बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक विचार बनने में सहायता करना, पहली बात स्वतंत्र और आलोचनात्मक। दूसरा बात क्या है कि सिर्फ आकृतियों और संख्याओं तक सीमित नहीं है, उनको तो सिखाना ही है आकृति संख्या, बल्कि सोचने और समझने का तरीका भी है। ठीक है, यह बच्चों के अनुभव और ज्ञान का अभिन्न अंग है, इसलिए पूरी पाठ्यचर्या, यह गणित जो है यह बच्चों के अनुभव और ज्ञान का अभिन्न अंग है, और इसलिए पूरी पाठ्यचर्या के साथ इनका संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। पूरी पाठ्यचर्या के साथ इनका संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब हो गया, क्या वाला पोर्शन हो गया है ना, बहुत जरूरी है। उसके बाद है ये आ गया यहाँ पे गह वाला है ना, गह वाला आ गया। गह में है बच्चों के अनुभव, चर्चाएं और खोजबीन गणितीय ज्ञान के सृजन का मूल आधार है, इसलिए बच्चों के अनुभव पे हम बहुत ध्यान देंगे। ये नहीं कि उन्होंने गलत आंसर दे दिया तो तुमने गलत क्यों दिया है, सही क्यों दिया, ये हम ये देखना है कि उसके पीछे उसकी सोच क्या है, बच्चे के अनुभव क्या कह रहे हैं, उसके साथ उनकी चर्चाएं करेंगे। खोजबीन के द्वारा बच्चों के अनुभव, चर्चाएं और खोजबीन गणितीय ज्ञान के सृजन का मूल आधार हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे ना, इसलिए तरह तरह के क्रियाकलापों के अधिक से अधिक अवसर कक्षा में दिए जाने चाहिए। बच्चों द्वारा दी जाने वाली अशुद्धियाँ उनके जीवन, बच्चों के द्वारा दी जाने वाली अशुद्धियाँ उनके सीखने और ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया के भाग हैं। इन अशुद्धियों से उनके सोचने के ढंग को समझने में सहायता लेनी चाहिए, न कि इन्हें समस्या समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है उनको समस्या नहीं समझना है, हमें उनके थॉट प्रोसेस है उसको समस्या नहीं समझना है, हम उनको ऐसे क्या लेना चाहिए, हमें उनको जो सोचने की प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस की तरह समझना चाहिए, है ना, न कि समस्या समझना चाहिए। ये लर्निंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड ये भी एक तरीका ही हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो हर्डल्स आएंगे तो हर्डल्स क्यों आए, उनके पीछे रीज़न क्या है, तो ये सब हमें देखना है। जैसे कि अब हमने बच्चे से निमोनिया स्पेलिंग नहीं कहा, PNEUMONIA है ना, पिन्यूमोनिया, तो अब बच्चा पूछेगा सर इसमें बी कहाँ चला गया, तो बी साइलेंट है, तो बच्चे ने इसे पिन्यूमोनिया पढ़ा, तो अब हम समझेंगे इसने आपने ऐसे क्यों पढ़ा, सर उसको मतलब बच्चे को प्रैक्टिस नहीं है इतनी, तो ठीक है, इसलिए हम उससे जब प्रैक्टिस करा देंगे तो वो सही बोलेगा। ठीक है, बच्चों द्वारा की जाने वाली अशुद्धियाँ उनके सीखने और ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया में भागी, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है गणित शिक्षण में परिभाषा, नीचा वाला पढ़ लें। गणित शिक्षण में परिभाषा सबसे अंत में दी जानी चाहिए, यदि देनी भी हो तब अध्यापक को सूत्रबद्ध तरीके से समेटा जा रहा हो, न कि शुरुआत में। तो मतलब हम जैसे कि डेमो टीचिंग देंगे, अब हम जैसे कि हम डेमो टीचिंग देंगे तो हम डेमो देंगे, है ना, तो हम शुरू में ही टॉपिक का नाम नहीं, लेकिन जैसे हम डेमो टीचिंग देंगे तो अब हम शुरू में जो है टॉपिक का नाम लिख के ना हम छोड़ देते हैं, टॉपिक का नाम लिख के हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या इसे खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरू में अगर हम बच्चों को ये नहीं बताए, शुरू में हम बताएंगे एक्टिविटीज़। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, है ना, वो कौन सी कहानी थी ना, वो थी नहीं अरबी वाली, अरबी आदमी था एक, और एक क्या था, अरबी आदमी था और एक था ऊँट था, है ना, तो ये वाली है। तो बच्चों को हम पहले भूमिका कैसे बांधेंगे, हम बच्चे से बोलेंगे कि एक ऊँट था और एक अरबी आदमी था, उसका ऊँट था, और अरबी आदमी ने अपना टेंट बनाया, तो बच्चों को कैसे बताएंगे कैसे टेंट ऐसे बनाया, टेंट ऐसे लगाया होगा उसने, अपना टेंट लगा के वो अंदर सो गया। अब ऊँट बाहर हो रही थी, ठंड बहुत ठंड पड़ दी, रात हो गई, तो ऊँट जो बोला है, जो टेंट में आदमी सो रहा था उसका मालिक सो रहा था, जो आदमी सो रहा था उसका, तो उसने ऊँट ने कहा उससे मालिक से कि मालिक सर मुझे भी अंदर ले लो, यहाँ पे ऊँट बैठा हुआ था, तो ऊँट ने क्या, तो मालिक ने कहा सर मुझे अंदर ले लो, तो मालिक ने कहा ऊँट से, तो मैं अपने, तो वो ऊँट ने मालिक से पूछा सर क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ, तो सब मालिक ने कहा सही है अंदर कर लो, तो उसने इतनी जगह खिड़की खोल दी, टेंट में होती है ना खिड़की होती है, तो ये कैसी थी, ये थी स्क्वायर टाइप की खिड़की थी, तो हमने बच्चों को इसका ज्ञान करा दिया। और उसने बोला कि सर, ऊँट ने मालिक से बोला कि सर क्या मैं अपनी एक पैर अंदर कर लूँ आगे वाला, तो उसने कर लो, उसने अपना गेट भी ओपन कर लिया, ये वाला जो ऐसे बना हुआ था, तो उसने वो भी ओपन कर लिया। अब क्या है, ऊँट तो अंदर चला गया स्टैंड से, अब क्या हुआ, ऊँट तो चला गया अंदर,
और आदमी आके बैठ गया बाहर, तो ऊँट को ऊँट ने बाहर कर दिया और पूरे इसमें ऊँट ही बैठ गया, ठीक है। तो इससे बच्चे खुश भी होंगे, इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। अब हम बच्चों से पूछेंगे, आप बताइए सर, बच्चों से पूछेंगे, बच्चों अब बताइए ऊँट बड़ा हुआ या आदमी बड़ा होता है? तो बच्चे बताएंगे कि सर आदमी, वो ऊँट बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है, ठीक है। उसने क्या और बताइए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऐसे करके पूछ लेंगे, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे सर किसे कहते हैं, उनको सर हमें तो नहीं पता। तो बताएंगे बच्चों ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। बहुत अच्छे। अरबी लोग जो है कैसे कपड़े पहनते हैं? अरबी लोगों का पहनावा कैसे होता है कि सर वो ऊपर से नीचे तक कुर्ते टाइप का पहनावा पहनते हैं। और अरब में जो है कैसे, अरब में कैसे पेड़ मिलते हैं? अरब में सर कैसे पेड़ मिलते हैं? बस नारियल के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और कोई पेड़ हाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये हमारी जो है एनसीईआरटी थी, ये क्लास एनसीईआरटी जो थी क्लास 1 की एनसीईआरटी थी मैथ की। इसे बोलते हैं गणित का जादू, गणित का जादू। अब आप इस क्लास को जो है मल्टीलिंगुअल बनाना चाहें तो और अच्छा हो सकता है। द मैजिक ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे कहीं के जैसे हमने ऊँट को, उसको क्या बोलते हैं, कैमल बोलते हैं। अरब जो है वो कैसे देश है, अरब में कैसे कैसा एटमोसफेयर, वातावरण कैसा है, कैसे मिट्टी वगैरह कैसा है? वहाँ मिट्टी तो होती नहीं, वहाँ तो रेत होता है। वहाँ पर हमें क्या मिलता है, वहाँ पेट्रोल वगैरह मिलता है, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तेल ज़्यादा निकल जाता है। बस ये सब बातें बता देंगे।